बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बेटा लास्ट टाइम हमने कुछ चैप्टर एक दो डिस्कस भी किए थे। मैं अब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। इसमें हमारे पास ये सिलेबस में टोटल 9 चैप्टर हैं, जिसमें से 3 चैप्टर तो बायो के आप सही सब करवा रहे थे, और बाकी जो 6 हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा साइंटिफिक मेथड है, जिसको हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि हम या किसी की मैं रीड कर देता ताकि आपको समझना आसान हो जाए। इज़ एन एम्पेरिकल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एम्पेरिकल हम कहते हैं कि जो बंदा देख के ना चीज़ को देख के कि किस तरह इसको करना है, तो उस तरह फिर बंदा मेथड डिज़ाइन करता है। मतलब कोई उसमें ख़ास रूल नहीं होता, कोई तरीक़ेकार नहीं होते, हमें इसी तरीके से चलना है। चीज़ों को देख के मेथड को डिज़ाइन किया जाता है, इसको एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ स्टेप्स आते हैं, उसमें पहला ऑब्जर्वेशन है कि पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है कि कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर उसके बारे में हम सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है और उसमें क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फिनोमिनन विदाउट एनी बायसनेस। मतलब उसमें अगर हम न्यूट्रल होकर काम करेंगे तो वो बेहतर हमारे लिए लर्निंग और बेहतर उसकी जो है वो जो है ना वो हम कुछ चीज़ हासिल कर सकेंगे। अगर हम बायसनेस करें यानी खुद अपनी मर्जी से चीज़ उठा लें, अब जो नई मर्जी वाली उसको छोड़ दें, तो फिर वो चीज़ जो है वो बेहतर रिजल्ट हमें नहीं देगी। दूसरा था हाइपोथेसिस, कि जो ऑब्जर्वेशन आपने देखी उसको देख के फिर हम सोचते हैं कि यार ये इसकी वजह ये हुई होगी, ये इस वजह से ये हुआ होगा। मिसाल के तौर पर जैसे लास्ट में मैंने एग्जांपल दी थी कि न्यूटन ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया, तो उसने दरख्त से सेब को गिरते हुए देखा। तो उसने अब ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी जो उसने सेब को गिरते हुए देखा था, लेकिन फिर उसने इसके हाइपोथेसिस दिया, ख्याल किया कि ये सेब नीचे क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने कहा, पहले ये सोचा कि ये एक वजह ये हो सकती है कि दरख्त ने इसको नीचे फेंका। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो सेब है उसने कोई छलांग लगाई है नीचे, ठीक है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो ज़मीन है उसके उसने अपनी तरफ उसको खींच लिया। ये अब दो तीन उसके ये मफरूज हैं। फिर उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट किए। तीसरे नंबर पे एक्सपेरिमेंट है कि फिर हम अपने उन हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए, उनको चेक करने के लिए फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो मैंने किए हैं हाइपोथेसिस मेरे हैं वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं ठीक है। एक से ज़्यादा है तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उसके लिए जैसे अब उसने चेक किया, उसने सेब दरख्त चेंज करके देखे, सेब को वैसे हाथ से गिरा के देखा, हाथ से छोड़ा तो फिर पता चला कि दरख्त ने तो नहीं फेंका, तो मैंने भी नहीं फेंका, तो सेब फिर भी नीचे गया। ठीक हो गया। अब फिर उसने कहा जी सेब ने कोई छलांग लगाई होगी। ठीक हो गया। फिर उसने सेब की जगह कोई और चीजें रख के भी देखी, तो पता चला नहीं, वो नीचे ही जा रही है। तो इन सारी एक्सपेरिमेंट्स में कॉमन यही था, भी जमीन ही है जिसकी तरफ वो जा रहे हैं। तो फिर उसने इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये करके ये देखा, इसका मतलब ये कि जमीन जो है वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और चौथे नंबर पे फिर थ्योरी बन जाती है या लॉ बन जाता है कि ये थ्योरी या लॉ ये है कि किसी भी चीज को आप छोड़ेंगे या उसकी सपोर्ट को खत्म करेंगे, तो जमीन जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और वो चीज जमीन की तरफ गिरती चली जाएगी। ये उसकी थ्योरी या लॉ बन जाता है इसका। तो ये तो आगे साइंटिफिक मेथड के मुख्तलिफ जो चार बेसिक्स असूल हैं, जिनको फॉलो करके जो है वो लॉ या थ्योरी बनती है। इसमें एक एग्जांपल भी दी हुई है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हो सकता है, या एमसीक्यूज में। इसमें ये आपने तरतीब याद रखनी है कि पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर थ्योरी। ये तरतीब के हवाले से एमसीक्यू हो सकता है। या ये हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ होती है, हाइपोथेसिस में क्या है, एक्सपेरिमेंट में क्या है, थ्योरी में क्या है, इस पे एमसीक्यू हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें वो कहेंगे साइंटिफिक मेथड है क्या, स्टेप्स बता दें, फिर वो कहेंगे एक एग्जांपल दे दें। तो ये एक एग्जांपल जो है ना डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से, डीएनए की डिस्कवरी के हवाले से ये एक एग्जांपल की हुई।
किसी को आप कोड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि डीएनए की जो केमिकल कंपोजिशन है या स्ट्रक्चर जो है, हर न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है या दूसरे जो प्रॉपर्टीज वगैरह डीएनए की, ये हमने इन्वेस्टिगेट करनी थी। हाइपोथेसिस ये था कि डीएनए जो है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग की तरह शक्ल में उसका स्ट्रक्चर है। फिर प्रिडिक्शन ये थी कि डीएनए जो हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है और एक्स रे डिफ्रैक्शन में अगर हम इसकी लें तो उसमें एक्स शेप जो है वो नजर आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये तो प्रिडिक्शन है ना, ये हाइपोथेसिस के अंदर ही आ सकती है, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर भी हो सकती है, ये अलग से हेडिंग जरूर बनाइए, लेकिन पार्ट ये हाइपोथेसिस का हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट का भी हो सकता है। बेसिक वही है, पहला ऑब्जर्वेशन था, दूसरा हाइपोथेसिस आ गया, और तीसरे नंबर पे ये एक्सपेरिमेंट आ गया कि प्योर डीएनए जो है उसके ऊपर एक्स रे डिफ्रैक्शन जो है उसको वो किया गया, और फोटोन 50 टू प्रोड्यूस फोटो 51, फोटो प्रोड्यूस, उसको फोटो 51 कहते हैं, वो प्रोड्यूस किया। तो जो रिजल्ट्स जो हैं उन्होंने हमें एक्स शेप जो है वो शो की। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया कि एक्स शेप आ रही है, इसका मतलब वो थ्योरी ला या कंक्लूजन उसका निकल आया कि जनाब ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न था डीएनए का, उसने कंफर्म कर दिया कि इसका हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग की शक्ल में इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, ये अब दूसरा आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, मैटर एंड फोर्सेस का। इसमें फर्स्ट हमारे पास है मैटर की जो है ना, इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि हर वो चीज जो वजन रखती है, मास है उसकी, और वो कुछ जगह भी घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे लकड़ी है, पानी है, हवा है, वगैरह वगैरह। यानी ये तीन मिसाल, इसमें कि सॉलिड भी आता है इसमें, जिसकी मिसाल यहाँ वुड दी है, लिक्विड भी आता है जिसकी मिसाल वाटर दी है, गैस भी आती है जिसकी मिसाल एयर दी है। अच्छा, जो भी मैटर आप उठाएं वो एटम से मिलके बना हुआ होता है, और एटम जो है वो फिर मिलके मालिक्यूल बनाते हैं, और मालिक्यूल जो है वो हर मैटर जो है उसके अंदर वो मौजूद होते हैं, वो मालिक्यूल आपस में जुड़ के वो मैटर जो भी है उसकी शक्ल बना रहे होते हैं, चाहे वो सॉलिड शक्ल में, लिक्विड में, या गैस की शक्ल में। और वहां पे जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं या मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको जिस चीज ने जोड़ के रखा हुआ है, जिस एनर्जी ने, उसको हम केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अब एम शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, डिफाइन मैटर क्या है, मैटर की डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल दे दें, ये डेफिनेशन एग्जांपल हो सकती है। बस बाकी इसमें एमसीक्यूज के हवाले से ये हो सकता है कि मैटर के अंदर क्या मौजूद हो सकता है, तो हम कहते हैं एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल भी हो सकते हैं, और मैटर मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं, जिसके थ्रू वो जुड़े हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर की टाइप्स मुख्तलिफ कौन कौन सी हैं? तो नॉर्मली हम चार स्टेट्स लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी प्लाज्मा की। लेकिन एक फिफ्थ स्टेट जो है जिसको मैन मेड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स का नाम भी देते हैं, ये भी डिस्कवर हुई हुई है। लेकिन नॉर्मली आपने जो आपके एमसीक्यूज बन सकता है इसके ऊपर कि मैटर की कितनी टाइप्स हैं, आप कहेंगे चार टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा के हवाले से। पहली है सॉलिड। सॉलिड हम कहते हैं कि जिसकी एक ख़ास शेप होती है, ख़ास वॉल्यूम होता है, वो शेप उसकी चेंज नहीं हो रही होती, फिक्स रह रही होती। जैसे आप कोई भी चीज़ उठा ले, लकड़ी का डब्बा ले ले, ठीक हो गया, तो उसकी जो भी शक्ल है वो फिक्स है, उसका जो भी वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। और उसकी वजह भी ये होती है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी मालिक्यूल्स या एटम्स वगैरह मौजूद हैं या आयंस मौजूद हैं, तो वो टाइटली पैक्ड है टुगेदर, आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो एक मूव नहीं कर पाते। जब मूव नहीं करते तो फिर जो भी उनकी शेप होती है वही फिक्स रह जाती है, वो चेंज नहीं होती। एटम जो है उसमें स्मॉल वाइब्रेशन होती है विद लो काइनेटिक एनर्जी, यानी सॉलिड्स के अंदर, ये आपने याद रखें कि सॉलिड्स के अंदर एटम एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर उनको गर्म किया जाए, उनको एनर्जी दी जाए, तो वो एनर्जी इस तरह उनकी होती है कि वो लो काइनेटिक एनर्जी के साथ ना वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेट आप समझते हैं आगे पीछे मूव करना ना, जैसे अपनी जगह पे ही है वो,
हिले नहीं है, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे इस तरह तेजी से मूव करना है, इसको हम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। जैसे वाइब्रेशन का आपने जनरल भी सुना होगा, कुछ चीज मोबाइल जैसे वाइब्रेट करता है, तो अपनी जगह पे ही है लेकिन मुंह हिल रहा होता है हल्का हल्का, इसको वाइब्रेट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर टेबल है, वॉल है, डोर है, ये सारे सॉलिड की एग्जांपल है। दूसरी जो टाइप है वो है लिक्विड मेटल की। लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। मतलब एक गिलास पानी हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक गिलास ही रहेगा, चाहे उसको बाल्टी में डाल दें, चाहे जग में डाल दें, चाहे किसी बाउल में डाल दें, प्याले में डाल दें, वो एक गिलास ही रहेगा, लेकिन उसकी शेप बदलती रहेगी। अगर जग में डाला है तो जग की शक्ल बना लेगा, बाल्टी में डाला है तो बाल्टी की शक्ल बना लेगा, प्याले में डाला है तो प्याले की शक्ल बना लेगा, कप में डाला है तो कप। जिस शेप में उसको डालेंगे उसी शेप उसी की वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दूसरा, इस वजह से उनकी शेप फिक्स ना हुई लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। इसके अंदर जो लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स नहीं है, वो लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ना, पानी जो है जैसे उसको आप गिराएं तो पानी ऐसे फ्लो करता जाता है। फ्लो क्यों कर रहा है कि ये मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर मजबूती से जुड़े हुए नहीं है कि एक दूसरे को हिलने नहीं देगा जैसे सॉलिड में होता है, बल्कि वो लूजली पैक्ड है, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, वो बड़ी आसानी से एक जो है वो दूसरे के ऊपर स्लिप होके आगे चलते जाते हैं। हम उसको एक मालिक्यूल तो नहीं बोलते, वहां भी मालिक्यूल का जमघट्टा ही होता है, यानी 5-10 मालिक्यूल का एक जमघट्टा, 5-10 का दूसरा, और वो जमघट्टे इस तरह मूव करते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये लूजली पैक्ड है, इसलिए वो मूव कर सकते हैं और फ्लो हो सकता है इनमें। इसकी मिसाल जैसे वाटर, दूध है, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड फॉर्म थी गैसेस की। गैसेस जो है इनकी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि इनमें मालिक्यूल जो है वो और ज्यादा कम मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। मतलब ना उनके मजबूती क्या, उनके दरमियान फोर्स फोर्स जो है ना, अट्रैक्शन की जो ताकत है एक दूसरे को खाएं, वो ना होने के बराबर होती है। इसलिए मालिक्यूल अंधाधुंध जो जगह मिलती है वो आगे पीछे मूव करते फिरते चाहते, इसलिए हम कहते हैं कि उनकी एक तो शेप भी फिक्स नहीं, जिसमें डालेंगे उसी के अंदर वो फैल जाएंगे। वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। मतलब जैसे ना एक टायर की हवा है, हवा जो एक टायर के अंदर है, साइकिल के टायर के अंदर है, तो अगर आप उसको खोल के एक बाल्टी में बंद कर दें तो वो बाल्टी के अंदर सारे फैल जाएंगे, तो शक्ल भी उनकी बाल्टी की तरह हो जाएगी, वॉल्यूम भी बाल्टी जितना हो जाएगा। ठीक है। और पहले उनकी शक्ल वो टायर की तरह थी और टायर वॉल्यूम भी टायर के जितना था, तो इसलिए ये उनकी शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। ये पार्टिकल्स क्या है कि इनमें स्पेसिस बहुत ज्यादा होती है। जो भी बात की कि आपस में फोर्स अट्रैक्शन नहीं है, उसी वजह से मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से उनके दरमियान फिर जो स्पेसिस है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्पेसिस हो जाती हैं। लेकिन और काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई होती है, ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं। वो वजह वही है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल तो जुड़े हुए थे, ज्यादा मजबूती से हिल ही नहीं पा रहे थे। लिक्विड में फोर्स अट्रैक्शन थोड़ी कम थी, इसलिए मॉलिक्यूल जरा आगे पीछे मूव कर जाते थे। गैसेस में फोर्स अट्रैक्शन ना होने के बराबर है, इसलिए हर मॉलिक्यूल अब अपनी एनर्जी से, अपनी जो उसके पास है उसके हिसाब से वो तेजी से मूव करता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है गैसेस की लिक्विड या सॉलिड के मुकाबले में। और ड्यू टू लार्ज स्पेसिस, इन लार्ज स्पेसिस की वजह से गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल भी हैं। अब ये एमसीक्यूज के हवाले से ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक तो ये एनर्जीज वाला आपने जरूर एमसीक्यू, इसमें ना एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो कम है कि सॉलिड को एक्सप्लेन करे, ये लिक्विड या गैसेस को या प्लाज्मा को, लेकिन इनके अंदर जो पॉइंट है इसको एमसीक्यूज के हवाले से आपने देखना है कि जैसे ये शेप और वॉल्यूम का एमसीक्यू हो सकता है, इसी तरह उनकी मूवमेंट के हवाले से एमसीक्यू हो सकता है, उनकी पैकिंग, टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, क्या है, और काइनेटिक एनर्जी के हवाले से एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है। गैसेस में हमने कहा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल की, और इसमें स्पेसिंग भी ज्यादा है। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट था, गैसेस आर कंप्रेसिबल, ये नया पॉइंट है जो पिछलों में नहीं था कि गैसेस कंप्रेसिव, कंप्रेस होता है ना, अगर आप दबाते हैं तो चीज दब जाए, उसको कंप्रेस होना, देखिए ये मैंने दबाया, फोर्स लगाई है तो चीज दब जाए तो उसको कंप्रेस होना कहते हैं। अब वो कहते हैं गैसेस में कंप्रेसिबल क्यों है,
तो आप कह सकते हैं कि सर वो ला, अभी तो आपने बात की है कि मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स अट्रैक्शन है नहीं, वो एक दूसरे से दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा गैप है, तो जब मैं ऊपर से दबाऊंगा तो वो गैप जरा कम होता जाएगा, मालिक्यूल करीब करीब होते जाएंगे और गैस जो है वो कंप्रेस होती जाएगी, दबती जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लार्ज स्पेसिस की वजह से गैसेज जो है वो कंप्रेसिबल है, दब जाती हैं। लिक्विड्स में क्योंकि गैप्स बहुत कम होते हैं और सॉलिड में तो ना होने के बराबर है, इसलिए सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, दबाने से नहीं दबते। लिक्विड थोड़ी बहुत कंप्रेशन शो करते हैं, माइन्यूट सी, बहुत कम। और गैसेस तो बहुत ज्यादा हाई कंप्रेसिबल होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंप्रेशन हो सकती है। इसमें एग्जांपल है जैसे एयर है, एलपीजी है, और हाइड्रोजन वगैरह एक्सेट्रा। एलपी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो सीएनजी वगैरह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी होते हैं। प्लाज्मा चौथी स्टेट थी। इट इज नॉट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ, जमीन पे तो इतनी ज्यादा ये कॉमन नहीं है, इतनी ज्यादा कॉमन इसलिए कह रहे हैं, पाई जरूर जाती है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल थी ना, ग्लोइंग साइंस जो है, रातों को साइंस जो हम उसमें नियॉन गैस वगैरह होती है, उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। फ्लोरिसेंट बल्ब वगैरह आपने नाम सुने होंगे, चमकने वाले बल्ब वगैरह, उसके अंदर ये प्लाज्मा पाया जाता है। तो ये जमीन के ऊपर भी है लेकिन बहुत कम है, इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन यूनिवर्स में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इतनी कॉमन है कि 99% जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है, 1% दूसरी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, जो स्टार्स हैं वो एसेंशियली सुपर हीटेड बाल्स ऑफ प्लाज्मा, स्टार जैसे सन हमारे पास है तो वो भी प्लाज्मा उसके अंदर मौजूद होता है। प्लाज्मा जो है ये है क्या चीज, कि इसमें हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विद एक्सट्रीमली हाई काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इसकी एग्जांपल हो गया ग्लोइंग साइन या फ्लोरेसेंट बल्ब वगैरह, ये प्लाज्मा की एग्जांपल आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के चांस कम और एमसीक्यूज के चांसेस ज्यादा है, उस हवाले से आपने ये पॉइंट्स को देख लेना। अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन इतने लंबे नहीं होते, छोटा लॉन्ग का जो छोटा यानी लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं, तो इस वजह से वो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये 5.5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकते हैं। अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर से क्या मुराद है कि मैटर के हवाले से, मैटर जब डिस्कवर हो गया तो उसके अंदर जो एटम वगैरह होते हैं, तो एटम्स की कैसे होते हैं, किस तरह पाए जाते हैं, क्या वगैरह वगैरह, उनकी क्या खसूसियात हैं, तो ये सारी चीज़ों के हवाले से जो थ्योरी पेश की गई उसको हम अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। ये जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का नाम है जिसने सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया था। तो द पास्टलेट्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वर एस, जो उसने पेश किया उसमें ये 5 पॉइंट आते हैं। बस आज ये यहीं तक काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट। ईच केमिकल एलिमेंट इज मेड ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, कि हर कोई भी आप केमिकल एलिमेंट उठा लें, मेटल वगैरह, तो जैसे आयरन का एक टुकड़ा उठा रहे हैं तो आयरन एक एलिमेंट है ना, आयरन एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है जिनको हम एटम्स का नाम देते हैं। ऑल ऑफ द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एटम जो है उसके एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। एक लोहे का टुकड़ा आप लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी लोहे के आयरन के एटम्स मौजूद हैं वो सारे हर लिहाज से एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर गोल्ड के एटम जो है, गोल्ड के अंदर जो गोल्ड के एटम वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कॉपर के जो एटम्स हैं उनसे वो नहीं मिलेंगे। कॉपर के एटम्स आपस में मिल रहे होंगे लेकिन वो गोल्ड के एटम से नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स यूनिट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, के एटम जो हैं वो अकेले जो है वो भी रहते हैं, जैसे नोबल गैसेस, आप पढ़ा होगा आपने कि पीरियड टेबल में कुछ एक ग्रुप है आपका जिसको जिसमें वो एलिमेंट मौजूद हैं जो जिनको नोबल गैसेस कहते हैं, पाए भी वो गैस की शक्ल में जाते हैं इसलिए उनको गैसेस कहते हैं, और नोबल गैस इसलिए कहते हैं
कि वो किसी के साथ मिल के एटम जो है वो किसी भी और एटम के साथ मिल के मालिक्यूल नहीं बनाते। ठीक है, वो किसी के साथ बांड नहीं बनाते, वो अकेले ही पाए जाते हैं, इसलिए उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं आपस में ये दूसरे एटमों के साथ, और मुख्तलिफ किस्मों के मालिक्यूल जो है वो बना लेते हैं। फिर उनके जुड़ने से जो चीज बनती है उसको मालिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मेड ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, H2O। ये वाटर का फार्मूला है ना, वाटर का फार्मूला है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम है। तो कहते हैं दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम मिलके वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल उठा ले, उसका स्ट्रक्चर यही होगा, H2O की शक्ल में। और इनके अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट मिल के वाटर नहीं बना सकता, वो और कंपाउंड तो बना सकता है। ठीक हो गया। तो चौथा नंबर, एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर, कि ये मैटर के बुनियादी यूनिट्स हैं, सबसे मिनिमम है ना, जिससे आगे फिर ऊपर एटम से मालिक्यूल बने, मालिक्यूल जुड़ के फिर पूरे की पूरी बॉडी बना दी। तो हर एटम जो है वो आर कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके 5 एटम मिले हैं और प्रोडक्ट आपके में सिर्फ आपके 2 एटम है तो बाकी 3 कहाँ गए। ठीक हो गया। या 3 एटम मिले हैं और प्रोडक्ट में आपके 5 एटम बने हुए हैं तो वो 2 और कहाँ से आ गए। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि जो इतने भी एटम्स हैं वो रिएक्शंस के दौरान फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। मतलब अगर रेक्टेंड में 5 एटम है तो प्रोड में भी 5 ही एटम आएंगे। रेक्टेंड में अगर 2 है 3 है तो प्रोड में भी 2 या 3 ही आएंगे। जितने रेक्टेंड में एटम होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम्स की जो तादाद है वो कांस्टेंट रहती है। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर रीअरेंज। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि एटम्स रीअरेंज होते हैं एंड रीग्रुप टू फॉर्म कंपाउंड्स, आपस में रीअरेंज होते हैं या रीग्रुप होते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का आपस में मिलके वाटर का कंपाउंड जो है या वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक हो गई। इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक थ्योरी के 5 पोस्टुलेट्स थे। पहला ये कहा कि कोई भी केमिकल एलिमेंट उठा लें उसमें सबसे छोटे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्ट यूनिट होते हैं जिसको एटम्स कहते हैं। एटम एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम है वो सारे एक जैसे होते हैं। तीसरा, एटम्स आपस में जुड़ के मुख्तलिफ किस्मों के मॉलिक्यूल बनाते हैं। और चौथा, जो एटम्स हैं ये मैटर के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। एटम जो है वो मैटर के फंडामेंटल यूनिट्स, बुनियादी यूनिट्स होते हैं और जिनसे आगे वो मैटर जो है वो बना हुआ होता है। और एक ही रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान एटम जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर रीअरेंज्ड एंड रीग्रुप टू फॉर्म कंपाउंड। आखिरी पॉइंट था कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं या रीग्रुप हो जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। इस 5वें पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ और बस फिर छुट्टी करते हैं। एक रिएक्शन ना, तो जरा समझ आ जाएगा इसका। जैसे देखेंगे H2 है, ये O2, ये आपस में मिलते हैं और H2O बना देते हैं। अब ये एक रिएक्शन है वाटर के बनने का ना, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके H2O वाटर बना देते हैं। अब ना एक जुमला इसने कहा था कि एटम जो ऑल एटम्स आर कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में एटम जो है वो कंजर्व रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। अब उसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे देखें ना, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो कहते हैं असल में हुआ ये है कि यहाँ पे
दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल जो है वो जुड़े हैं और दो वाटर के मालिक्यूल बन गए। अब ये डाल देते, चार हाइड्रोजन के एटम टोटल हो गए, दो जरब दो चार, इधर भी चार हो गए, ऑक्सीजन इधर दो है, इधर भी ऑक्सीजन ये वाला दो, इसके साथ मिलकर ऑक्सीजन भी दो हो गए। तो एटम्स की तादाद फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। इसको हम एक टर्म देते हैं ना, इक्वेशंस को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, दोनों साइडों पे एटम्स को एक जैसा बनाना। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा उसने कहा था कि रीअरेंज होते हैं या रीग्रुप होते हैं रिएक्शन के दौरान। तो इसमें देखे ना, पहले दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हुए थे। अगर मैं इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए ओपन कर दूं, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन के एटम थे, और इस तरह दो ऑक्सीजन के एटम थे आपस में। इस तरह दो बाण, इन्होंने एक बाण बनाया हुआ, इन्होंने दो बाण बनाया। और जब वाटर बना, तो वाटर इस तरह बना कि यहाँ हाइड्रोजन थी, यहाँ ऑक्सीजन थी, और यहाँ फिर हाइड्रोजन। अब देखना हुआ क्या है कि दो हाइड्रोजन के इसके मालिक्यूल H2 के, दो मालिक्यूल हैं, ये देखना 2H2 लिखा हुआ, दो H2 आए हैं आपस में। तो ये फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ये दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन जुड़ के ये एक बन गया। फिर ये बाकी दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन बन के इसी तरह का दूसरा मालिक्यूल भी बन गया। तो दो वाटर के मालिक्यूल ने इस तरह बना दिए। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि जो एटम्स है उनकी रीअरेंजमेंट हुई है, पहले और तरह जुड़े हुए थे, और एटमों के साथ जुड़े हुए थे, अब वो और अंदाज से और एटमों के साथ जुड़े हुए हैं, और नए जो चीज बनी है वो हमारे लिए नया मालिक्यूल्स बन गए। ठीक हो गई। चलें जी, बस आज इतना ही काफी है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट